हेलो फंक्शन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। कहने के लिए वन शॉट है लेकिन टू शॉट भी हो सकता है मैं लेकिन उम्मीद करूँगी कि ये वन शॉट में ही ख़त्म हो जाए। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हर मंथ हम लोगों को टॉपिक चैलेंज के तौर पर हमें टॉपिक मिलता है। कि यूट्यूबर एक दूसरे को टॉपिक चैलेंज देता है। मुझे भी इस बार टॉपिक चैलेंज मिला है जो निशा ने दिया है। आप लोग उसे पहचानते होंगे, योर फजूसी 2 उनके चैनल का नाम है। मैंने थंबनेल में चैनल का नाम मेंशन करना भूल गई हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और निशा ने मुझे टॉपिक चैलेंज दिया है अल्फाज फॉरबिडन मेट। तो मुझे स्टोरी 2 अल्फ़ा को लेकर लानी थी, तो ये स्टोरी 2 अल्फ़ा को लेकर है। और एक और बात, जैसे कि आज 13 अगस्त है तो मेरी सबसे प्यारी बेस्ट फ्रेंड रंजीता सिंह का आज बर्थडे है। तो उनके बर्थडे स्पेशल के तौर पर मैं ये वन शॉट लेकर आई हूँ। मुझे पता है कि मुझे दूसरी स्टोरी शेयर करनी थी आफ्टर रिजेक्शन, लेकिन मैं पहले, क्योंकि 13 अगस्त तो चला जाएगा ना, रंजीता का बर्थडे भी चला जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले ये ले आऊँ, फिर उसके बाद आफ्टर रिजेक्शन लेकर आ जाऊँगी, पक्का वादा। आई होप रंजीता को और आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नहीं आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है, सामने मेन रोड है और सब जगह शोर ही आ रहा है जिसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये बैकग्राउंड नॉइज़ आता ही रहेगा, आप लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक अल्फ़ा को देखते हैं जो इस वक्त रात के अंधेरे में अपने क्लैन से बाहर निकल रहा था। चुपके चुपके उसके पास एक बैग था और एक ब्लैक कलर का हॉर्स। वो उसको लेकर चुपके चुपके अपने क्लैन से बाहर निकलता है और जंगल के रास्ते होते हुए वो दूसरी तरफ निकल जाता है ताकि किसी को भी पता ना चले वो आखिरकार गया किस साइड है। उधर हम एक और क्लैन का सीन देखते हैं। एक अल्फ़ा इस वक्त अपने घर जिंगसे में था और वो अपना सामान पैक कर रहा था। तभी अचानक से उसकी डोर पर नॉक होती है। जल्दी से वांगजी जाकर डोर खोलता है तो उसके सामने सिचन था। सिचन वांगजी की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम यहाँ से भागने वाले हो। वांगजी अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कुछ भी नहीं कहता है। सिचन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, जल्दी जाओ, अभी कर्फ्यू नहीं लगा है, इससे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। वांगजी जब ये सुनता है तो अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, रियली। सिचन हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं, हाँ जल्दी जाओ, इससे पहले कि अंकल को पता चल जाए और कल तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी हो जाए। मुझे पता है इस शादी से तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। वांगजी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, गगा मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। अभी मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं चाहता हूँ। आपको अच्छे से पता है ना, मुझे तो किसी का टच भी पसंद नहीं आता और किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाकर अपने साथ रखना मेरे बस की नहीं है। जब सिचन ये सुनते हैं तो कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ वांगजी, इसलिए तो कह रहा हूँ जल्द से जल्द निकल जाओ, कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें पता है ना, अगर तुम यहाँ रुके तो शायद तुम पकड़े जाओगे। वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है उसके बाद वांगजी अपना सारा सामान उठाता है। सिचन अपने साथ एक वाइट कलर का हॉर्स लेकर आए थे। सिचन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसको लेकर जंगल के रास्ते से बाहर निकल जाना। वांगजी हाँ में सर हिला जाता है और उसके बाद उस हॉर्स पर बैठ जाता है और हॉर्स को भगाना स्टार्ट कर देता है। वांगजी रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। सिचन उसे जाता हुआ देख रहे थे। उधर हम जियांग क्लैन का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग क्लैन में इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। सारे सर्वेंट विहिंग को ढूंढ रहे थे और विहिंग वहाँ पर था ही नहीं। जियांग चैंग तो पागल हो रहा था और अपने सारे डिसिपल को बोल रहा था उसे ढूंढो। तभी वहाँ पर मैडम यू और जियांग फेमिया आ जाते हैं। जियांग फेमिया और मैडम यू जियांग चैंग की तरफ देखते हैं और कहते, चैंग क्या उसका कुछ पता चला। जियांग चैंग नाम में हर सर हिलाता है और कहता है, नहीं, वो भाग गया। मैडम ये जब ये सुनती है तो कहती है, तुमने तो इतनी नज़र रखी थी उस पर और तुमने गार्ड्स की संख्या भी बढ़ा दी थी, तो वो कैसे भाग गया। जियांग चैंग कहता है, पता नहीं, वो चाहता क्या है, अगर वो शादी नहीं करेगा तो मेरी शादी कैसे होगी। जियांग फेमिया कहते हैं, चैंग तुम इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो। जियांग चैंग कहता है, क्या करूँ, गुस्सा ना करूँ तो पापा, वो हमेशा ऐसा करता है, आपको पता है ना, उसे अच्छे से पता है कि आज उसकी सगाई होने वाली है और वो देखो वो भाग गया। अब उसकी सगाई नहीं होगी तो मेरी शादी कैसे होगी। ऐसा कहकर जियांग चैंग मुंह नीचे कर लेता है। जियांग फेमिया हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम उसे बचपन से जानते हो ना, तुम्हारा बड़ा भाई कैसा है। जियांग चैंग कहता है, हाँ, उसकी वजह से सब कुछ मुझे ही झेलना पड़ता है। देखो उसने सिंहासन पर भी बैठने से इनकार कर दिया और मुझे वहाँ पर बैठा दिया। मैडम ये कहती है, ये तो तुम्हारे लिए किसी की बात है कि तुम अब इस क्लैन के कुल प्रमुख हो। जियांग चैंग जब ये सुनता है तो कहता है, नहीं, मुझे नहीं बनना था,
उसे बनाना था आप लोगों को। जियांग फेमिया जब ये सुनते थे कहते पता है ना, वो थोड़ा जिम्मेदारी कम लेता है, वो गैर जिम्मेदार है। अगर उसे हम क्लैन का कुल प्रमुख बना देते तो इस क्लैन का क्या हाल होता तुम खुद ही जानते हो ना। और वो खुद ही इस क्लैन का कुल प्रमुख नहीं बनना चाहता था, हमने इसलिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। जियांग चंग अपना मुंह नीचे कर लेता है और कहता है मुझे पता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो शादी तो कर सकता है ना। अब आप ही बताइए, जब तक एक बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती तब मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। और आपको पता है ना, मैं और बैन किंग। ऐसा कहकर जियांग चंग फिर से नजरें नीचे कर लेता है। मैडम ये कहती है तुम्हें शादी करने की जल्दी पड़ी है तो तुम शादी पहले कर सकते हो। जियांग चंग कहता नहीं, पहले मैं उसकी शादी करवाऊंगा, उसके बाद मैं खुद शादी करूंगा। वो ऐसे भाग नहीं सकता अपनी जिम्मेदारियों से, हमेशा वो भागता रहा है। मैं उसको ढूंढ कर ही लेकर आऊँगा और उसकी पहले 2 टांगें तोड़ूंगा, उसके बाद उसकी शादी करवाऊंगा। ऐसा कहकर जियांग चंग गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जियांग फेमिया और मैडम यू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते पता नहीं विहिंग इस वक्त कहाँ होगा। उधर विहिंग अपने काले हॉर्स पर सवार था। देखते देखते शाम हो जाती है। विंग कहता है अब तो मुझे कहीं पर रुकना पड़ेगा, अब जियांग चंग मुझ तक तो नहीं पहुंचेगा। ऐसा कहकर विंग अपने घोड़े से नीचे उतरता है और एक इंग की तरफ चला जाता है और इंग में जाकर पूछता है कि क्या उसे एक रूम मिल सकता है। इंग का मालिक उसकी तरफ देखता है और कहता है सॉरी, रूम तो सारे बुक हो चुके हैं। एक रूम है, उसमें एक अल्फा रहता है, अगर आप उससे परमिशन ले लें तो उसके साथ रात गुजार सकते हैं। विंग जब ये सुनता है तो कहता है क्या सच में। इंग का मालिक हाँ में सर हिला देता है और कहता है आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, उनका रूम काफ़ी बड़ा है और उन्होंने अच्छे खासे पैसे दिए हैं रूम के लिए, तो आप उनसे जाकर पूछेंगे तो आपको वहाँ जगह मिल जाएगी। विंग कहता है पूछने में क्या हर्ज है। ऐसा कहकर विंग उसके रूम के पास आकर खड़ा हो जाता है और डोर पर नॉक करता है। तभी एक पर्सन बाहर निकलता है जिसने वाइट रोब पहन रखे थे, माथे पर फोरहेड रिबन था। विंग उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखता है और कहता है ये तो कोई लैंडक्लैन का सदस्य लगता है। विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, वो एक्चुअली मुझे यहाँ पर कोई रूम नहीं मिला, क्या आज रात मैं आपके साथ आपके रूम में रह सकता हूँ। वांग जी उसे पूरी तरह से घूर कर देखता है और फिर कहता रह सकते हो। ऐसा कहकर वांग जी दूर हट जाता है। विंग जल्दी से उसके रूम में आ जाता है और उसे धन्यवाद करता है और बेड की तरफ देखता है जहाँ पर 2 बेड थे। विंग कहता है एक बेड पे आप सो जाना, एक बेड पे मैं सो जाऊँगा। वांग जी में सर हिलाता है और कहता विंग वांग जी को घूर कर देखता है और कहता है तुम बोलते बहुत कम हो। वांग जी कहता है और तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो। ऐसा कहकर वांग जी मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और उसके बाद कुछ भी नहीं कहता और सीधे बालकनी में चला जाता है। इस वक्त बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही थी और विंग बारिश को एंजॉय कर रहा था। भीगते भीगते अचानक विंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है। वांग जी कुछ ज़्यादा ही हैंडसम नज़र आ रहा था। विंग कहता है ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, काश में ओमेगा होता तो मैं इसी अल्फ़ा से शादी कर लेता। फिर विंग अपने आप को ही थप्पड़ मारता है और कहता है अल्फ़ा हो गए, ये क्या सोच रहे हो तुम विंग, तुम एक अल्फ़ा हो, तुम भूल गए। विंग अपने आप को ही कर्ज कर रहा था और कहता है तुम्हारे दिमाग में हमेशा ऊट पटांग ही हरकतें आती रहती हैं। ये सोचकर विंग अपने बेड की तरफ बढ़ जाता है और लेट जाता है। अपनी आंखें बंद करता है लेकिन फिर से अचानक से आंखें खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अभी भी मेडिटेशन ही कर रहा था। विंग कहता है ये पता नहीं कैसा साधु टाइप का इंसान है, ये तो पूरा मॉन्क है। ऐसा कहकर विंग फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठ चुका था तो उसने देखा कि वांग जी अपने बेड पर नहीं था। विंग कहता है ये इतनी सुबह उठ चुका है। ये सोचकर विंग उस रूम से बाहर आ जाता है अपना सारा सामान लेकर। जब विंग बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी ऑलरेडी चेकिंग कर रहा था, होटल छोड़ कर जा रहा था। तो विंग भी उसके पास आ जाता है और कहता है तुम यहाँ से जा रहे हो। वांग जी में सर हिला देता है और उसके बाद कुछ नहीं कहता और बाहर की तरफ निकल जाता है। विंग भी कुछ नहीं कहता और इनके मालिक से कहता है कुछ खाने को मिलेगा। इनका मालिक हाँ में सर हिला देता है और कहता है आप जाकर बैठिए, मैं अभी आपका नाश्ता लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर इनका मालिक नाश्ता लेने के लिए चला जाता है। विंग एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, उसके लिए नाश्ता लाया जाता है। विंग नाश्ता कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसे बहुत सारे घोड़े की आवाज़ आती है। विंग हल्का सा मुड़कर देखता है तो जियांग क्लैन के लोग थे। विंग हैरान हो जाता है और कहता है ये लोग यहाँ तक पहुँच गए। विंग कहता है यहाँ से निकलना होगा, अगर जियांग चंग ने मुझे पकड़ लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ऐसा कहकर विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे बैक डोर दिखता है। विंग छुपते छुपाते बैक डोर से बाहर निकल जाता है और उधर पीछे वांग जी अपने घोड़े को साफ कर रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था। विंग जल्दी से वांग जी के पीछे आकर छुप जाता है। वांग जी एक बार मुड़कर विंग की तरफ देखता है और सामने से आ रहे लोगों की तरफ देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, वो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। विंग इस तरह से वांग जी के पीछे छुपाता कि ताकि उन लोगों को नज़र ना आए। वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है। तभी उनमें से एक डिसिपल सामने आता है और कहता है मास्टर लैन, आपने किसी अल्फ़ा को देखा है जिसने ब्लैक और रेड रोब पहन रखा हो और सर पर फोरहेड रिबन हो और उसकी आंखें बहुत प्यारी हो। वांग जी जब ये सुनता है तो एक बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है लेकिन फिर उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है नहीं, ऐसा किसी को नहीं देखा मैंने। विंग हैरान हो जाता है लेकिन विंग इस वक्त कोई भी आवाज़ नहीं करता। वो लोग वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। वांग जी पीछे मुड़कर विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है तुम लैंडक्लैन से हो ना। वांग जी हाँ में सर हिलाता है।
विंग कहता है मैंने तो सुना है लैंड के लोग झूठ नहीं बोलते। वांग जी कहता हूँ मैंने झूठ नहीं बोला। विंग कहता है लेकिन वो तो मेरे बारे में पूछ रहे थे ना। वांग जी कहता हूँ उन्होंने लेकिन तुम्हारा नाम नहीं बताया, अगर तुम्हारा नाम बताते तो शायद मैं हाँ बोल देता। विंग कहता है तुम्हें मेरा नाम पता है। वांग जी नाम में सर हिलाता है। विंग जब ये सुनता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और विंग कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और उसके बाद कहता है मेरा नाम लंजन है। विंग जब ये सुनता है तो कहता है ओह तो तुम्हारा नाम लंजन है। वांग जी कहता है तुम्हारा नाम क्या है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मेरा नाम वी है। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है बस इतना सा, आगे का नाम। विंग मुस्कुराता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है अगर दोबारा मुलाकात हुई तो मैं अपना पूरा नाम बता दूंगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। अनजाने में वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आती है लेकिन वो फिर से गायब हो जाती है। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से सीन स्किप करके लगभग 2 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। विंग घूमते घूमते एक गाँव में पहुँच गया था लेकिन विंग को ठहरने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। विंग इधर से उधर घूम ही रहा था कि अचानक से उसकी नज़र वांग जी पर पड़ती है। विंग दौड़ते हुए वांग जी के पास जाता है और खड़ा हो जाता है और प्यारी सी स्माइल देकर कहता है लैंजन। वांग जी जैसे ही विंग की आवाज़ सुनता है तो उसको घूर कर देखता है। विंग कहता है हम दोनों फिर से टकरा गए। वांग जी में सर हिला देता है। विंग वांग जी को घूर कर देखता है और कहता है तुम बात क्यों नहीं करते हो। वांग जी कहता है जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं करता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है तुम कितने बोरिंग हो, पता है अगर तुम इस तरह से बोरिंग रहे ना तो कोई भी ओमेगा तुम्हें पसंद नहीं करेगी। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, मुझे मेरी लाइफ में कोई भी ओमेगा नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वांग जी आगे बढ़ने लगता है। विंग भागते हुए वांग जी के पास जाता है और कहता है वो एक्चुअली में तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ऐसा कहकर विंग मुस्कुरा देता है। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है पीछा तो तुम मेरा कर रहे हो। विंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो इत्तेफाक से यहाँ पहुँच गया लेकिन पता है मुझे यहाँ ठहरने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है क्या सच में। विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता रात बिताने के लिए मुझे कोई भी जगह नहीं मिली। वहाँ पास में एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था और उन दोनों की बातें सुन रहा था। ओल्ड मैन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे हो। वांग जी और विंग दोनों ही हाँ में सर हिला देते हैं। ओल्ड मैन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है मेरे पास एक कमरा है, तुम दोनों चाहो तो रात वहीं बिता सकते हो। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और विंग कहता है फिर से एक कमरा, कोई बात नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे। ओल्ड मैन कहता है तो फिर मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर ओल्ड मैन उन दोनों को अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो ओल्ड मैन उन्हें अपने घर ले जाता है और कहता है ये मेरा घर है और वो वाला रूम तुम दोनों चाहो तो वहाँ रह सकते हो। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल कर देते हैं और कहता है ठीक है। ओल्ड मैन विंग की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली में वो कमरा मेरे ओमेगा बेटे का था, अब उसकी शादी हो चुकी है तो वो अपने इन लॉज के घर है तो उसका कमरा खाली है, तो तुम दोनों उसके कमरे में रुक सकते हो। वांग जी कहता है आपको कितने पैसे देने होंगे। ओल्ड मैन नाम में सर हिला देता है और कहता है नहीं मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों राहगीर हो और तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए तो तुम दोनों रात यहाँ बिता सकते हो। ऐसा कहकर ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। विंग और वांग जी उस रूम के अंदर आते हैं। रूम सिंपल था, बेड एक था। विंग कहता लेकिन बेड तो एक है। वांग जी कहता तुम ऊपर सो जाना मैं नीचे सो जाऊँगा। विंग कहता नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऊपर सो जाना मैं नीचे सो जाऊँगा, वैसे भी रात को मुझे लात पैर मारने की आदत है, अगर मैं बेड पर सोया तो मैं नीचे गिर जाऊँगा, ये इतना बड़ा भी बेड नहीं है जो मैं इसमें आराम से सो पाऊँ, तो एक काम करो तुम सो जाओ। ऐसा कहकर विंग अपने लिए नीचे बिस्तर लगाने लगता है। वांग जी कहता मैं नीचे सो सकता हूँ। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं तुम ऊपर ही सो। ऐसा कहकर विंग नीचे ही लेट जाता है और अंगड़ाई लेटने लगता है और कहता है मैं आज बहुत थक गया, मेरी ना पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। ऐसा कहकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और 2 सेकंड बाद ही विंग की खराटे की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वांग जी विंग को ही घूर घूर कर देख रहा था और कहता है इसकी नींद इतनी जल्दी, इसको इतनी जल्दी नींद आ गई, ये अभी ही तो लेटा था और अभी खराटे लेने लगा। ऐसा कहकर वांग जी मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है लेकिन विंग के खराटे की वजह से वांग जी मेडिटेशन कर ही नहीं पा रहा था। वांग जी अपना हेडसेट करता है और कहता है सो जाना ही बेहतर होगा, ये तो इतनी ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रहा है। ऐसा कहकर वांग जी बेड पर आ जाता है और लेट जाता है। सोने से पहले वांग जी एक नज़र विंग को देखता है। विंग कितनी सुकून भरी नींद ले रहा था। वांग जी अपना हेडसेट करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में वांग जी को भी नींद आ जाती है। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग उठकर बैठ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है, तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है लेकिन वांग जी वहाँ नहीं था। विंग हैरान हो जाता है। विंग जल्दी से उठकर रूम से बाहर आता है तो देखता है वांग जी जाने की तैयारी कर रहा था। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है तुम जा रहे हो। वांग जी हमें सर हिला देता है और कहता है मुझे जाना होगा, मैं एक जगह ज़्यादा देर नहीं टिक सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। विंग कहता है तुम क्या घर से भागे हुए हो। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ दिखता है और कहता है ऐसा क्यों पूछ रहे हो। विंग कहता है एक्चुअली बात ये ना मैं भी घर से भागा हुआ हूँ, एक्चुअली में मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे शादी नहीं करनी थी,
मैंने उन लोगों को मना किया, लेकिन वो लोग तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने पर आ गए। और ख़ासकर मेरा छोटा भाई जियांग चैंग, वो तो और ज़्यादा उतावला हो रहा था मेरी शादी कराने के लिए, इसलिए मैं घर से भाग आया। तुम भी इसी वजह से भागे हो? वांग जी में सर हिलाता है और कहता मेरी शादी होने वाली थी, मुझे किसी भी ओमेगा के साथ नहीं रहना था, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग आया। लेकिन मेरे गगा उन्होंने मेरी हेल्प की थी। विंग जब ये सुनता है तो कहता है कि कम से कम तुम्हारे भाई ने तुम्हारी हेल्प तो की है। मेरे भाई का बस चले तो मेरी टांगें तोड़कर मुझे शादी के मंडप पर ले जाए, और मैं अभी फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता और ना ही उसके हाथ में आना चाहता हूँ। तुम्हें पता है वो जियांग क्लैन का अब कुल प्रमुख है, आई मीन किंग है। वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है तुम जियांग क्लैन से हो? विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता मेरा नाम जियांग विभूषण है, आई मीन विहिंग, तुम मुझे विहिंग बुला सकते हो। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। विंग इधर उधर देखने लगता है और कहता है वो ओल्ड मैन कहाँ गए? वांग जी कहता है वो अपनी शॉप पर गए हैं। विंग कहता है मैं थोड़ा गांव घूम कर आ जाऊँ विलेज में। वांग जी कहता है तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ। विंग कहता है ये बात भी सही है। ऐसा कहकर विंग जैसे ही उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी अचानक देखता है कि पूरे गाँव में जियांग क्लैन के डिसिपल मौजूद थे, सैनिक मौजूद थे। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और वापस घर में आ जाता है। वांग जी घूर कर देखता है और कहता है क्या हुआ, तुम तो बाहर घूमने जाने वाले थे ना। विंग नाम में सर हिलाता है और कहता है मेरे क्लैन के लोग यहाँ आ गए हैं मुझे ढूंढते हुए, अब मैं क्या करूँ। ऐसा कहकर विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग फिर से रूम में चला जाता है और जाकर बैठ जाता है और कहता है मैं यहीं छुपा रहूँगा, अगर कोई आया तो मैं बाहर निकलूँगा ही नहीं। फिर विंग कहता है ये तो बेकार है, अगर उन लोगों ने जांच की तो उन्हें पता चल जाएगा, मैं यहीं पर हूँ, मैं क्या करूँ। ऐसा कहकर विंग पूरे रूम में मंडराने लगता है। तभी अचानक विंग की नज़र एक बड़े से संदूक पर जाती है। विंग कहता है मैं इस संदूक के अंदर छुप जाऊँ तो वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर विंग संदूक के पास पहुंच जाता है और संदूक खोलता है। तो जैसे ही विंग उस बड़े से संदूक को खोलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे ओमेगा के कपड़े थे। विंग के दिमाग में कुछ क्लिक करता है और विंग एक डेविल स्माइल करता है और विंग कुछ ही देर में रेडी होकर बाहर आ जाता है। विंग ने ओमेगा के कपड़े पहन लिए थे और अपने बालों को भी बिल्कुल ओमेगा की तरह सजाया था, हेयर पिन वगैरह से। विंग बाहर आता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अभी भी अपने हॉर्स के पास खड़ा था और कुछ कर रहा था। विंग दूर से ही वांग जी को देखता है और कहता है हस्बैंड क्या कर रहे हो। वांग जी जैसे ही ये सुनता है अचानक से उसका हाथ रुक जाता है और वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग इस वक्त पूरी तरह से ओमेगा की तरह नज़र आ रहा था। वांग जी कहता है ये क्या पहन लिया तुमने। विंग कहता है एक्चुअली मैं जियांग क्लैन के लोग ढूंढ रहे हैं मुझे, वो एक अल्फ़ा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं तो ओमेगा हूँ, मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। वांग जी जब ये सुनता है तो हेड से करता है और कहता है अच्छे नहीं लग रहे हो। विंग कहता है रियली मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है, तभी वहाँ पर ओल्ड मैन के साथ कुछ सैनिक आ जाते हैं। तभी ओल्ड मैन की नज़र विंग और वांग जी पर जाती है। ओल्ड मैन अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और उसके सैनिक की तरफ देखता है और कहता है देखा मैंने कहा था ना, मेरे घर पर सिर्फ मेरा बेटा और दामाद है, ये मेरा दामाद है और ये मेरा ओमेगा बेटा। ऐसा कहकर ओल्ड मैन अपनी नज़र नीचे कर लेता है। सैनिक उन दोनों को घूर कर देख रहे थे। विंग ने अपने फेस पर जल्दी से एक दुपट्टा टाइप का ले लिया था, जिससे उसका सिर्फ हाफ फेस ही नज़र आ रहा था। वांग जी वहीं पर चुपचाप खड़ा होता है। सैनिक उन दोनों के पास आते हैं। सैनिकों की नज़र जैसे ही वांग जी पर पड़ती है और वांग जी की फोरहेड रिबन पर पड़ती है तो वो अपना सर झुका लेते हैं और कहते हैं आप लैंडक्लैन से हैं। वांग जी हाँ में सर हिला देता है। फिर वो विंग की तरफ देखते हैं और वांग जी को कहते हैं ये कौन है। वांग जी कुछ कहने वाला था कि अचानक से वांग जी के पास आ जाता है और वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है मैं इनका ओमेगा हस्बैंड और ये मेरे अल्फ़ा। ऐसा कहकर विंग स्माइल कर रहा था। वांग जी बस विंग की आंखों को देख रहा था और कुछ भी नहीं कहता। सैनिक जब ये सुनते हो कहते हैं कि उन्होंने कि अल्फ़ा है जिसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे, जियांग क्लैन राजकुमार है। वांग जी इधर विंग देखता और फिर सैनिक देखता है और कुछ वाला था। तब जल्दी से वांग जी का हाथ दोबारा पकड़ लेता है और कस के दबा देता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, हमने नहीं देखा वो अल्फ़ा कैसा दिखता है, किस तरह से दिखता है। विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांग जी को एक शब्द विंग कहने नहीं दे रहा था, क्योंकि विंग को पता है लैंडक्लैन के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए वांग जी झूठ तो बोलेगा नहीं, सच सच बता देगा। इसलिए विंग वहीं पर वांग जी की बात काट देता है। सैनिक लोग आगे कुछ नहीं कहते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। ओल्ड मैन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये सैनिक फिर से वापस आ जाएंगे और वो एक अल्फ़ा को ढूंढ रहे हैं। विंग कहता है वो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। जब ओल्ड मैन ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब। विंग कहता है हाँ मैं ही जियांग क्लैन का राजकुमार हूँ, लेकिन उन लोगों को कुछ मत बताना। ऐसा कहकर विंग स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता है चले। वांग जी कहता है तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। विंग कहता है वो एक्चुअली मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे तो मैंने उसे बेच दिया, अब मेरे पास पैसे हैं। वांग जी कहता है फिर जाओगे कैसे। विंग कहता है तुम्हारे घोड़े पर बैठकर।
वांग जी कहता है फिर मैं किस पे जाऊँगा। बिंग कहता है कि अगर हम दोनों एक ही घोड़े पर बैठ जाएंगे तो तुम्हारा घोड़ा दब नहीं जाएगा। ओल्ड मैन इन दोनों की इस तरह की नोक-झोंक सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है तुम दोनों हंसी मजाक करना बंद करो, अभी इसी वक्त फ़िलहाल यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो सैनिक फिर से ढूंढते ढूंढते यहीं पर आ जाएंगे और लाखों सवाल करेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। वांग जी हमें सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और ओल्ड मैन के हाथ में देने लगता है। ओल्ड मैन नाम में सर हिलाता है और कहता है नहीं नहीं, तुम्हें ये देने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है रख लीजिए, आपने हमारी बहुत मदद की है। ओल्ड मैन कहता है नहीं, मैं नहीं ले सकता। बिंग जल्दी से वांग जी के हाथ से उस गोल्ड स्टोन को लेता है और उस ओल्ड मैन के हाथ में रख देता है और कहता है रख लीजिए, मेरा हस्बैंड बड़े प्यार से दे रहा है। वांग जी बिंग को घूर घूर कर देखता है। ओल्ड मैन जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है। बिंग कहता है आपने सच में हमारी बहुत मदद की है, इसके लिए शुक्रिया। ओल्ड मैन कहता है जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। बिंग और वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। वांग जी घोड़े पर बैठ जाता है और बिंग की तरफ देखता है और कहता है आजा बैठ जाओ। बिंग कहता है ठीक है। बिंग बिल्कुल अल्फा की तरह बैठने की कोशिश कर रहा है। वांग जी बिंग को घूर कर देखता है और कहता है तुम ओमेगा बने हो ना। बिंग हाँ में सर हिला देता है। तो वांग जी कहता है तो फिर ओमेगा की तरह बैठने की कोशिश करो, अल्फा की तरह बैठ क्यों रहे हो। बिंग कहता है लेकिन उस तरह से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वांग जी कहता है कंफर्टेबल हो या ना हो तुम्हें उसी तरह से बैठना पड़ेगा, नहीं तो सैनिकों को शक हो जाएगा। बिंग कहता है ये बात भी ठीक है। बिंग वांग जी के आगे आकर बैठ जाता है। वांग जी घोड़े की रस्सियों को पकड़ लेता है और उसे दौड़ाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी की नज़र बार बार बिंग के फेस की तरफ जा रही थी। वांग जी अपना हेडसेट करता है और अपना ध्यान रास्ते की तरफ लगा देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम इवनिंग का समय देखते हैं। बिंग और वांग जी एक इन के सामने आकर रुके थे। बिंग अभी भी ओमेगा के कपड़े पहने हुए था, इसलिए सब उसको ओमेगा ही समझ रहे थे। वांग जी और बिंग दोनों ही इन के अंदर आ जाते हैं। वांग जी इनके ओनर से रहने के लिए एक कमरा मांगता है। बिंग कहता है 2 कमरे मांग सकता हो। वांग जी कहता है तुम ओमेगा बने हो, ऊपर से मेरे हस्बैंड, तो चुप रहोगे। बिंग हाँ में सर हिला देता है और वांग जी पीछे जाकर छुप जाता है। वांग जी बस एक रूम मांगता है। उसके बाद बिंग वांग जी का स्लीप को पकड़ कर खींचता है और कहता है हस्बैंड भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट तक नहीं किया, प्लीज़ कुछ खिला दो। वांग जी में सर हिलाता है। इनके ओनर की तरफ देखता है और कहता है कुछ खाने को मिलेगा। इनका ओनर हाँ में सर हिला देता है और एक टेबल की तरफ इशारा करता है और कहता है आप दोनों वहाँ जाकर बैठिए, मैं अभी सर्वेंट को भेजता हूँ आप लोगों के लिए कुछ खाना लेकर। वांग जी और बिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद बिंग और वांग जी आकर टेबल के पास बैठ जाते हैं। बिंग अपने फेस से कपड़े को हटाता है। वांग जी कहता है उसे मत हटाओ। बिंग कहता है लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वांग जी कहता है अगर कोई आ गया तो फिर। बिंग कहता है फिर मैं जल्दी से ढक लूँगा। ऐसा कहकर बिंग फिर से मास्क पहन लेता है। वांग जी बिंग को घूर घूर के देखता है। तब तक सर्वेंट खाना लेकर आ चुके थे। बिंग इंजॉय करके खा रहा था। वांग जी बस उसका फेस ही देख रहा था। बिंग कहने के लिए अल्फा था, लेकिन बिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आता। बिंग और वांग जी अपना अपना खाना खा ही रहे थे कि तभी अचानक कुछ सैनिक वहाँ आ जाते हैं। उनके साथ जियांग चंग भी था। जियांग चंग पूरे इनको घूर कर देखता है। बिंग जैसे ही जियांग चंग को देखता है तो जल्दी से वांग जी के करीब हो जाता है और कहता है मेरा भाई यहाँ आ गया। वांग जी एक नज़र जियांग चंग की तरफ देखता है और फिर से खाने की तरफ देखता है और मुँह में सर लगा देता है। बिंग वांग जी को घूर कर देखता है और कहता है तुम्हें चिंता नहीं हो रही है, तुम बस हूँ कर रहे हो। वांग जी बिंग की तरफ देखता है और कहता है चिंता और मुझे किस बात की होनी चाहिए। बिंग कहता है मेरा भाई यहाँ आ गया और मुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा। वांग जी कहता लेकर चला जाएगा तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं। बिंग कहता है तुम इस तरह से निर्दयी कैसे हो सकते हो, तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकते हो। वांग जी कहता है हम दोनों के रास्ते अलग हैं। बिंग वांग जी को कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से कुछ सैनिक बिंग और वांग जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। बिंग जब ये देखता है तो घबरा जाता है और वांग जी का हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है वो लोग पास आ रहे हैं। वांग जी मुँह में सर हिला देता है। तभी जियांग चंग उन सैनिक के पास आ जाता है और कहता है यहाँ क्या कर रहे हो। सैनिक कहता है वो पूछना चाहता था कि आपके भाई को उन्होंने देखा है कि नहीं। जियांग चंग कहता है ये दोनों न्यूली मैरिड कपल नजर आ रहे हैं और तुम इनके पास आ रहे हो, चलो यहाँ से जाओ और कहीं ढूंढो। सैनिक जब ये सुनते हैं तो वो करते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। जियांग चंग अभी भी वहीं खड़ा था। जियांग चंग गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है और कहता है व्यूशियान, एक बार अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ूंगा। और उसके बाद ऐसा कहकर जियांग चंग रुक जाता है। अनजाने में ही बिंग के मुंह से निकल जाता है। उसके बाद जियांग चंग घूर कर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है ये किसने कहा। वांग जी कहता है ये मैंने कहा। जियांग चंग कहता है तुम्हें मतलब। वांग जी एक बार घूर कर बिंग की तरफ देखता है और उसके बाद जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, तुम अपने भाई की दोनों टांगें तोड़ना चाहते हो ना, उसके बाद क्या करोगे। जियांग चंग कहता है वो मेरे और मेरे भाई का आपसी का मामला है, उसमें तुम क्यों अपनी नाक घुसेड़ रहे हो। वांग जी कहता है बस मुझे क्यूरियोसिटी थी। जियांग चंग कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर जियांग चंग गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। बिंग अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारे भाई तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ना चाहता है। बिंग कहता है हाँ मुझे भी पता है और वो मुझे भी सुनाई दिया था। वांग जी बिंग की तरफ देखता है और कहता है अब आगे क्या।
विंग कहता है अब आगे क्या? जियांग चंग यहाँ पहुँच गया है, इसका मतलब आज रात को वो इसी इन में रुकेगा। मैं इस इन में नहीं रुक सकता, यहाँ से हमें भागना होगा। वांग जी कहता है तुम्हें भागना है, मुझे नहीं, मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है हस्बैंड तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? वांग जी कहता है मुझे बार बार हस्बैंड कहना बंद करो। विंग कहता है दुनिया की नज़रों में तो तुम ही मेरे हस्बैंड हो ना, मेरे अल्फा। ऐसा कहकर विंग हल्की सी स्माइल करता है। वांग जी अपना हेड से करता है और कहता है चलो। विंग कहता कहाँ? वांग जी कहता है तुमने ही तो कहा यहाँ से भागना होगा। विंग कहता हाँ हाँ मैं भूल गया था, चलो चलो। ऐसा कहकर विंग वांग जी का हाथ पकड़ा है और वांग जी को बैक डोर से बाहर लेकर आ जाता है। वांग जी का घोड़ा वही था। विंग कहता है हम घोड़े से नहीं जा सकते ना? वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता नहीं, अगर इस वक्त हम भागे तो तुम्हारे भाई के सैनिक हमारे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए हमें नॉर्मल तरीके से जाना होगा। विंग कहता है तो फिर हम किस तरफ चलें? वांग जी कहता है जंगल की तरफ, वो लोग जंगल में ढूंढने नहीं आएंगे। विंग कहता है ये बात तुमने बिल्कुल परफेक्ट कही, वो लोग जंगल में ढूंढने नहीं आएंगे, तो चलो जंगल की तरफ चलते हैं। ऐसा कहकर वांग जी और विंग वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वांग जी और विंग जंगल के अंदर आ चुके थे। वांग जी और विंग आगे चल ही रहे थे कि अचानक से वांग जी रुक जाता है और अपना हाथ सामने करके कुछ टच करने की कोशिश करता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, अचानक से तुम रुक के गए? वांग जी विंग को घूरता है और कहता है यहाँ पर किसी ने बैरियर लगा रखा है। विंग कहता है बैरियर? लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। वांग जी कहता है हम कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है वो स्ट्रॉन्ग बैरियर है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते। विंग कहता इसके अंदर नहीं जा सकते। तभी अचानक से उन्हें कुछ सैनिकों के घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है। विंग कहता वो लोग जंगल में आ गए हैं। वांग जी कहता विंग कहता तो हमें आगे चलना चाहिए। वांग जी कहता नहीं जा सकते, यहाँ पर बैरियर लगा रखा है। विंग कहता तुम उसे तोड़ नहीं सकते। वांग जी कहता तोड़ सकता हूँ, लेकिन किसी ने यहाँ पर बैरियर लगा रखा है, इसका मतलब कोई ना कोई मकसद होगा, मैं ये बैरियर नहीं तोड़ सकता। विंग कहता है लेकिन मेरा भाई यहाँ आ जाएगा और मुझे उठा कर ले जाएगा, उसके बाद मेरी टांगें तोड़ देगा और उसके बाद मेरी शादी करवा देगा ज़बरदस्ती, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो प्लीज़ हस्बैंड। ऐसा कहकर विंग सीधे ज़मीन पर बैठ जाता है और वांग जी के दोनों पैरों को कस के पकड़ लेता है। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है ये क्या कर रहे हो, उठो वहाँ से। विंग कहता नहीं तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं अपने भाई के साथ नहीं जाना चाहता। वांग जी कहता है विंग हम इसके अंदर नहीं जा सकते, तुम समझने की कोशिश करो। विंग कहता है अंदर क्या ही होगा, कुछ भी नहीं, तुम भी अल्फा हो और मैं भी अल्फा हूँ, तो हम दोनों लड़ लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रुक सकते। वांग जी मुंह में सर हिलाता है और फिर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। कुछ ही देर में वो बैरियर टूट जाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब हमें अंदर चलना चाहिए। वांग जी मुंह में सर हिला देता है और उसके बाद उस बैरियर को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वांग जी फिर से वहाँ पर बैरियर लगा देता है। विंग कहता है तुमने फिर से बैरियर क्यों लगा दिया? वांग जी कहता है अगर बैरियर टूटा रहेगा तो तुम्हारा भाई अंदर आ जाएगा ना। विंग जब ये सुनता है तो कहता है पॉइंट तो है, तुम इतने समझदार क्यों हो लैंजन। वांग जी अपना मुंह बना लेता है और कहता है आगे चले। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद विंग और वांग जी आगे जाने लगते हैं। विंग और वांग जी काफ़ी थक चुके थे। तभी वांग जी की नज़र एक कॉटेज की तरफ जाती है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है आज रात हम वहाँ रुक सकते हैं। विंग कहता है हाँ ये कॉटेज एकदम बीच जंगल में किसने बनाया होगा? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, हम अंदर चल कर देखते हैं, कोई है तो हमारी हेल्प कर देगा। विंग कहता उसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही कॉटेज के तरफ चलने लगते हैं। कॉटेज में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि पूरा कॉटेज खाली था, लेकिन कॉटेज इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ था, वो दोनों हैरान थे। ऐसा लगता है कि आजकल में ही कोई इसे छोड़कर चला गया है। विंग कहता है इतना सुंदर बीच जंगल में कॉटेज बना के रखा है और यहाँ पर कोई रहता भी नहीं। वांग जी कहता आज रात के लिए हम यहाँ आराम से रुक सकते हैं, अगर कोई आ गया तो उन्हें हम बता देंगे। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद दोनों ही कॉटेज के अंदर आ जाते हैं। कॉटेज के अंदर हर सामान मौजूद था, यहाँ तक कि वहाँ पर किचन भी बना हुआ था और किचन में भी खाने पीने का सारा सामान था। विंग कहता है यहाँ तो सब कुछ मौजूद है। वांग जी में सर हिलाता है और कहता है हम शायद कोई यहाँ पर रहता था पहले। उसके बाद विंग सीधे बेड की तरफ जाता है और लेट जाता है और कहता है मैं काफ़ी थक चुका हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए। विंग वांग जी की बात सुनने के बाद कहता है फ्रेश, लेकिन क्यों? वांग जी कहता है तुम दिन भर के थके होंगे और तुमने ये कपड़े पहन रखे हैं ओमेगा वाले, तुम्हें अजीब नहीं महसूस हो रहा? विंग अपने आप को देखता है और कहता है अजीब तो बहुत महसूस हो रहा है, इतने कस के कपड़े पहन रखे ना कि मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है। तुमने सही कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, लेकिन यहाँ पर फ्रेश कैसे हो? वांग जी कहता है मुझे यहाँ पास में झरने की आवाज़ आ रही है, यानी झरना है तो वहाँ पानी भी होगा, तो तुम वहाँ जाकर फ्रेश होकर आ सकते हो। विंग कहता है इतनी रात को और फ्रेश होने झरने में? वांग जी कहता है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। विंग कहता है तुम मेरे साथ चलोगे? वांग जी कहता है कोई हर्ज है, तुम भी अल्फ़ा हो और मैं भी अल्फ़ा हूँ, तो तुम शर्मा क्यों रहे हो? विंग कहता है मैं शर्मा नहीं रहा, बस ये कह रहा हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए ओमेगा बना हूँ ना। वांग जी कहता है रेडिकुलस। ऐसा कहकर वांग जी आगे जाने लगता है। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे आने लगता है। वहाँ पर बैक डोर था। बैक डोर से वो लोग जब पीछे के एरिया में आते हैं तो सच में वहाँ एक बहुत सुंदर सा झरना था और मून लाइट में वो झरना
चमक रहा था। विंग कहता है यहाँ तो रोशनी की भी ज़रूरत नहीं है और देखो कितना सुंदर नज़ारा है। वांग जी हों में सर हिलाता है और कहता है जाके पहले तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊँगा। विंग कहता है दोनों ही एक साथ हो जाते हैं ना। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कहीं तुम मेरे साथ। वांग जी कहता है तुम बकवास करना बंद करोगे, तुम भूल गए हो कि तुम एक अल्फ़ा हो। विंग कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं भूला, मैं एक अल्फ़ा हूँ, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम डर रहे हो कि कहीं हम दोनों के बीच। ऐसा कहकर विंग वांग जी के साथ मजाक करने लगता है। वांग जी कहता है तुम ऐसे क्यों हो। विंग कहता है पता नहीं, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। विंग की बात सुनने के बाद वांग जी अपना हेड से करता है और कहता है तुम्हें जाना है कि नहीं, या मैं चला जाऊँ। विंग कहता है मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग आगे चला जाता है और झरने में सीधे कूद कर नहाना स्टार्ट कर देता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है लेंजन तुम भी आ सकते हो। वांग जी कहता है बिल्कुल ही नहीं, तुम पहले नहा के उठो फिर मैं आता हूँ। विंग कहता है अरे आ जाओ ना, शर्माओ मत, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। वांग जी जब ये सुनता है तो धीरे धीरे झरने के पानी में उतरने लगता है। तभी अचानक से मून की लाइट उस पानी में पड़ती है और जैसे ही मून लाइट उसमें पड़ता है अचानक से पानी तेज़ी से चमकने लगता है। विंग और वांग जी दोनों ही हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विंग कहता है ये क्या हो रहा है। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, हमें जल्द से जल्द इस पानी से निकलना होगा। विंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद वो दोनों ही पानी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से विंग का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उठ ही नहीं पा रहा था। वांग जी विंग के फेरोमोन्स को महसूस करता है क्योंकि विंग के फेरोमोन्स अचानक से चेंज हो चुके थे। वांग जी हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे अल्फा फेरोमोन्स। विंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है वो अचानक से ओमेगा में तब्दील हो गए। विंग कहता है मजाक कर रहे हो। वांग जी नाम ही सर हिलाता है और कहता है मैं और तुमसे मजाक करूँगा, तुम्हारे फेरोमोन्स अचानक से ओमेगा फेरोमोन्स में चेंज हो चुके हैं, ये कैसे हो सकता है। विंग भी हैरान हो जाता है। विंग कहता है हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वांग जी भी हाँ में सर हिलाता है। वांग जी और विंग दोनों आ ही रहे थे कि अचानक से वांग जी की आंखें गोल्डन कलर में चमकने लगती है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी आंखें अचानक चेंज क्यों हो रही है। वांग जी कहता है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब बढ़ने लगता है और विंग के लिप्स की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है लेंजन क्या हुआ। लेंजन कुछ भी नहीं कहता और सीधे विंग को अपने करीब खींच लेता है और उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग वांग जी से अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे अलग ही नहीं हो पा रहा था। विंग भी वांग जी के किस का रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के कपड़ों को रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों का एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। झरने के पानी में ही वांग जी और विंग अपना एक राउंड कंप्लीट करते हैं। वांग जी जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे सीधे कॉटेज के अंदर लेकर आ जाता है और बेड पर फेंक देता है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब बढ़ता है और उसकी लिप्स पर फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है और फिर से उसके साथ एवरीडे करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि विंग और वांग जी दोनों ही अपने हीट एंड रट में आ चुके थे। इस वक्त विंग को महसूस नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहा है और ना ही वांग जी को महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ मैजिकल हुआ है जिससे विंग और वांग जी दोनों ही अनजान थे। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी उठकर बैठ जाता है। विंग अभी भी वहीं पर लेटा हुआ था। वांग जी विंग को ध्यान से देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि विंग की पूरी बॉडी पर वाइट मार्क थे। वांग जी विंग को देख ही रहा था, तभी अचानक वांग जी की नज़र विंग की गर्दन पर जाती है जहाँ विंग का सैंड ग्लैंड था और मार्क था। वांग जी हैरान हो जाता है और कहता है मैंने विंग को मार्क कर दिया। विंग इस वक्त आराम से सोया हुआ था। वांग जी विंग को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उठ ही नहीं रहा था। वांग जी विंग को जल्दी से चेक करता है तो विंग काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, उसकी स्पेशल एनर्जी भी बहुत लो थी। वांग जी जल्दी से अपनी स्पेशल एनर्जी विंग में ट्रांसफ़र करता है। धीरे धीरे विंग आंखें खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है। विंग देखता है कि वांग जी उसके सामने पूरी तरह से नेकड बैठा हुआ है और उसको अपने स्पेशल एनर्जी दे रहा है। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और वो भी उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से अचानक से चीख निकल जाती है। वांग जी जल्दी से विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है कल रात क्या हुआ था। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, मैंने अचानक से अपना कंट्रोल खो दिया और हम दोनों। ऐसा कहकर वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और उसके बाद कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग कहता है मुझे भी तो होश नहीं था, वहाँ पानी में हम दोनों बात ले रहे थे, अचानक से कुछ चमका और उसके बाद हम दोनों ही अपने कंट्रोल को खो चुके थे। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है यहाँ पर कुछ मैजिक है, शायद इसी वजह से यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है। वांग जी कहता है तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर कुछ मैजिकल है, इसलिए यहाँ पर बैरियर लगा है कि कोई अंदर ना आ सके, लेकिन हम दोनों बैरियर तोड़कर अंदर आ चुके थे, इसलिए शायद हम दोनों के बीच। विंग कहता है भूल जाओ, हम दोनों ही अल्फा है ना, रात गई बात गई। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ दिखता है और कहता है तुम परेशान नहीं हो।
हम दोनों के बीच। ऊपर से मैंने तुम्हें, ऐसा कहकर वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है मार्क कर दिया। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से अपनी गर्दन पर हाथ रखता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए थे? तुमने मुझे मार्क कैसे कर दिया? वांग जी कहता है मुझे पता नहीं चला, अनजाने में कर दिया। ऐसा कहकर वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है। तभी विंग की नज़र वांग जी की गर्दन पर जाती है। वहाँ पर विंग ने भी को मार्क कर दिया था। विंग कहता है मैंने भी तुम्हें मार्क कर दिया है। वांग जी जल्दी से हाथ अपनी गर्दन पर ले जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है? हम दोनों तो अल्फा हैं, हम दोनों एक दूसरे के मीट कैसे हो सकते हैं? विंग कहता पता नहीं क्या हो गया, मैं कल तक अल्फा था और आज मैं ओमेगा बन गया हूँ, मेरी किस्मत बड़ी बेकार है। ऐसा कहकर विंग रोने लगता है। वांग जी कहता खुद को संभालो। ऐसा कहकर वांग जी के बराबर में ही बैठा है। अपने आसपास देखता और कहता है ये जगह बहुत अजीब है। वांग जी मुंह में सर हिलाता है। विंग उठने की कोशिश करता है। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है बैठे रहो। विंग कहता है मुझे फ्रेश होना है, पूरी बॉडी अजीब सी स्मेल कर रही है। वांग जी कहता है मैं तुम्हें झरने पर ले जाता हूँ। विंग कहता है वो झरना, वहाँ नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता है उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसा कहकर वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और वापस उसी झरने में लेकर आता है। लेकिन इस वक्त झरने का पानी बिल्कुल शांत था। वांग जी धीरे से विंग को झरने के पानी में उतार देता है। विंग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। विंग वांग जी को घूर घूर कर देखता है और कहता है तुम फ्रेश नहीं होगे? वांग जी कहता है मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ, मैं तुमसे पहले उठ चुका था। अब तुम यहाँ थोड़ी देर रहो, मैं तब तक कॉटेज साफ करके आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग अभी भी झरने के पानी में बैठा हुआ था और सोच रहा था। अचानक से एक दिन में ही उसकी लाइफ चेंज हो गई। उसकी लाइफ में अल्फा आ गया, जबकि वो खुद एक अल्फा है। वह विंग बहुत काफ़ी परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद वांग जी सीधे कॉटेज में पहुंचता है और वहां पर सब कुछ क्लीन कर देता है। बेड पर नई बेडशीट बिछा देता है और वापस विंग के पास आ जाता है। विंग अभी भी सोच रहा था। वांग जी विंग के पास आता है और कहता है क्या सोच रहे हो? विंग कहता है एक ही रात में मेरी लाइफ बदल गई। वांग जी में सर हिलाता है और कहता है मेरी भी। उसके बाद वांग जी विंग के करीब जाने लगता है। विंग वांग जी को रोक देता है और कहता है मेरे करीब मत आना। वांग जी कहता है तुम्हें कॉटेज में वापस नहीं जाना। विंग कहता है मैं खुद से चल दूँगा। वांग जी कहता है तुम्हारी अभी तक पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं हुई है, तुम्हारी स्पेशल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है। अगर तुमने थोड़ा सा भी चलने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। वांग जी की बात सुनकर विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है तुम एक नंबर के बीच हो। माना कि मैं भी तो अल्फा हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे मैं हार गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन वो स्माइल विंग नहीं देख पाता। वांग जी कहता है अब ज़्यादा बातें करना बंद करो, चलो तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा कहकर वांग जी विंग के करीब आ जाता है और विंग को फिर से ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके कॉटेज के अंदर ले जाता है। वांग जी विंग को बेड पर लेटा देता है और कहता है तुम यहाँ आराम करो, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी किचन की तरफ चला जाता है और वहाँ पर विंग के लिए कुछ खाने के लिए बना लेता है। बनाने के बाद वांग जी विंग के पास आता है और कहता है चलो कुछ खा लो। विंग कहता है मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। वांग जी कहता है तुम्हारे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, कुछ तो खाना पड़ेगा, उठो। ऐसा कहकर वांग जी विंग को उठा देता है और अपने हाथों से खिलाने लगता है। विंग वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था और खा रहा था। विंग कहता है तुमने खाया? वांग जी कहता है पहले तुम खा लो, उसके बाद मैं खा लूँगा। ऐसा कहकर वांग जी पूरा खाना विंग को खिला देता है और उसके बाद खुद खाने बैठ जाता है। विंग अभी भी वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था। वांग जी खाना खाते वक्त एक भी शब्द नहीं बोलता है। विंग वांग जी से कहता है वांग जी अब आगे क्या? वांग जी कुछ भी नहीं कहता और उठ जाता है और सीधे किचन में चला जाता है। कुछ देर काम करने के बाद वांग जी फिर से विंग के पास आ जाता है और बैठ जाता है। विंग कहता है मैंने तुमसे पूछा अब आगे क्या? वांग जी कहता है तुम बताओ अब आगे क्या करना चाहिए? विंग कहता है मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। वांग जी कहता है अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। विंग कहता है क्या सच में? वांग जी कहते हैं मैंने तुम्हें कैद थोड़ी करके रखा है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम अगर जाना चाहते हो अपने घर वापस तो जा सकते हो। विंग थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ तो उसके बाद मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा और तुम भी अपने घर वापस चले जाना। वांग जी में सर हिला देता है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत चुका होता है। विंग और वांग जी अभी भी उसी कॉटेज में थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है एक हफ्ता हो चुका है, अब तुम बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट हो, अब तुम कहीं भी जा आ सकते हो। विंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है कल ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा कहकर विंग और वांग जी बालकनी की तरफ आ जाते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक मोंक आ जाता है। मोंक जैसे ही उन दोनों को दिखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी और विंग भी उस मोंक को यहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। वांग जी कहता है वो एक्चुअली में हम जंगल में खो गए थे और हम एक हफ्ते से यहाँ पर हैं। मोंक कहता है तुम्हें पता नहीं है ये एरिया फॉरबिडन है, यहाँ पर बैरियर लगा है और बैरियर कोई साधारण इंसान नहीं तोड़ सकता, तो तुम दोनों साधारण नहीं हो, तुमने ये बैरियर तोड़ा है और बैरियर तोड़कर यहाँ आ गए हो।
तुम्हें नहीं पता तुमने कितने बड़ा खतरा मोल लिया है। विंग और वांग जी दोनों ही हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर मोंग की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं लेकिन यहाँ ऐसा बैरियर क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये जगह मैजिकल यानी जादुई दुनिया है। यहाँ पर अगर कोई अल्फ़ा आता है तो वो ओमेगा बन जाता है। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है। वांग जी कहता है लेकिन मैं तो अल्फ़ा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी चुप हो जाता है। मोंग कहता है अगर 2 अल्फ़ा यहाँ आ जाते हैं तो एक ओमेगा बन जाता है और एक अल्फ़ा ही रहता है और वो दोनों एक दूसरे के मैट बन जाते हैं। तुम्हें पता नहीं है। वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमें पता है। मोंग हैरान होकर उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम दोनों? ऐसा कहकर मोंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वांग जी और विंग दोनों हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं अब लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा अब हम आगे क्या करें। वो मोंग उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है जब तक तुम दोनों इस जंगल में हो तब तक तुम ओमेगा और अल्फ़ा बनकर रहोगे, लेकिन जिस पल ही तुम इस जंगल से बाहर निकल जाओगे यानी इस बैरियर के बाहर निकल जाओगे तब तुम फिर से अल्फ़ा बन जाओगे। विंग हैरान होकर वांग जी की और उस मोंग की तरफ देखता है और कहता है क्या इसका कहने का मतलब इसका मतलब ये है कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए ओमेगा हूँ। वो मोंग हाँ में सर हिला देता है और कहता जब तक तुम इस जंगल के अंदर हो, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तुम फिर से अल्फ़ा बन जाओगे। विंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है लेकिन फिर कुछ नहीं कहता। मोंग कहता है तुम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना होगा। वांग जी कहता हमने डिसाइड किया है हम कल यहाँ से निकल जाएंगे। मोंग फिर उसके बाद कुछ नहीं कहता और कहता है तुम दोनों आराम करो मैं यहाँ से जाता हूँ। ऐसा कहकर मोंग वहाँ से चला जाता है। विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विंग कहता है इसका मतलब कल से मैं फिर से अल्फ़ा बन जाऊँगा, फिर से अल्फ़ा वाली लाइफ जीऊँगा। वांग जी हूँ में सर हिला देता है लेकिन आगे कुछ भी नहीं कहता। वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है कल वापस जाना है ना तो तैयारी करनी है, मुझे अपना सारा सामान समेटना है। विंग कहता है हाँ मुझे भी समेटना है। ऐसा कहकर विंग भी आ जाता है। वांग जी और विंग दोनों ही मिलकर अपना सारा सामान समेट लेते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मोंग इस वक्त मेन गेट पर खड़ा था और विंग और वांग जी जाने के लिए तैयार हो चुके थे। विंग और वांग जी दोनों ही मोंग के पास आते हैं। मोंग उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है सोच लो तुम दोनों जिस पल यहाँ से बाहर निकलोगे उसके बाद ही तुम्हारी दुनिया फिर से बदल जाएगी। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है मैं तो अल्फ़ा ही अच्छा था, मुझे नहीं बनना ओमेगा। ऐसा कहकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और विंग के साथ वहाँ से बाहर आने लगता है। वो मोंग उस बैरियर को खोल देते हैं और विंग और वांग जी दोनों ही उस बैरियर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही विंग उस बैरियर से बाहर निकलता है अचानक से उसके फेरोमोन्स चेंज हो जाते हैं। वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता है और कहता है तुम्हारे फेरोमोन्स फिर से चेंज हो गए। विंग कहता वो तो चेंज होंगे ही ना, मैं एक अल्फ़ा जो हूँ अब मैं फिर से अल्फ़ा बन गया। ऐसा कहकर विंग स्माइल करने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हम अब तो हमारे जाने का वक्त आ गया ना। वांग जी हूँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही जंगल से बाहर आ जाते हैं। जंगल से बाहर आने के बाद 2 रास्ते दिखाई देते हैं। विंग कहता है मैं इस रास्ते पे जाऊँगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है। उसके बाद कहता है मैं दूसरे रास्ते पे जाऊँगा। उसके बाद दोनों ही 2 अलग अलग रास्ते पे जाने लगते हैं। विंग एक बार मुड़कर वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखता है लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चुपचाप जाना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 2 दिन का सफ़र तय करने के बाद विंग जियांगकिलैन पहुँच जाता है। जैसे ही विंग जियांगकिलैन के मेन गेट पर पहुँचता है तो सैनिक उसे देखकर पहचान जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं बड़े राजकुमार वापस आ चुके हैं, बड़े राजकुमार वापस आ चुके हैं। जियांगचैंग जैसे ही ये सुनता है तो जल्दी से अपने रूम से बाहर आ जाता है और मेन गेट की तरफ दौड़ने लगता है। जियांगचैंग जैसे ही मेन गेट पहुंचता है तो देखता है विंग अंदर आ रहा था। जियांगचैंग गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम जिंदा हो? विंग हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है मुझे देखकर कैसा लगता रहा है, मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ? जियांगचैंग अपना मुँह बना लेता है और कहता है जी में तो आ रहा है कि मैं तुम्हारी। विंग तभी कहता है हाँ मुझे पता है, मेरी दोनों टांगें तोड़ना चाहते हो ना? जियांगचैंग कहता है हाँ मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ना चाहता हूँ। तभी जियांग फेमिया और मैडम यू भी वहाँ आ जाते हैं। मैडम यू तो गुस्से से विंग की तरफ दिखती है और कहती है नालायक कहीं के, ऐसे बिना बताए कहीं जाते हैं क्या? विंग जल्दी से अपने दोनों कान पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो माँ, वो एक्चुअली में मैं यहाँ से भाग गया था, मुझे शादी नहीं करनी थी। जियांग फेमिया जब ये सुनते हैं तो कहते हैं लेकिन तुम्हारी शादी होगी, आज से 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। विंग हैरान हो जाता है और हैरान होकर जियांगचैंग की तरफ दिखता है और कहता है मेरी शादी फिक्स हो गई? आप लोग तो मेरी सगाई करने वाले थे ना? जियांग फेमिया कहते हैं नहीं, इस वक्त डायरेक्ट तुम्हारी शादी होगी, इसलिए 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और शादी के लिए तुम्हें अब तैयार रहना होगा। विंग कहता है लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। जियांगचैंग कहता है कैसे नहीं करना चाहते? अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मेरी शादी कैसे होगी? विंग कहता है तुम्हें शादी करनी है तो उसके लिए मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं शादी नहीं करना चाहता तो आप लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी क्यों करा रहे हैं? जियांग फेमिया गुस्से से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है।
अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो। इस तरह कब तक आवारगर्दी करते रहोगे, इधर उधर घूमते रहोगे? तुमने जरा सोचा है जियांग चंग कितनी मुश्किल से सब कुछ संभालता है? भींग जब ये सुनता है तो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, लेकिन बाबा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जियांग फेमिया कहते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम अपने छोटे भाई का थोड़ा सा ख्याल करो। तुम्हारी वजह से वो अब तक शादी नहीं कर पा रहा है। मैंने कई बार उससे कहा है कि तुम शादी कर लो, लेकिन उसने मना किया है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक वो भी शादी नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें ये शादी करनी होगी। बिंग उसके बाद कुछ नहीं कहता, बस अपनी नज़र नीचे किया रहता है। मैडम यू जियांग फेमिया की तरफ देखती है और कहती है, अब बस करो, बच्चा सफ़र से थक हार कर आया होगा और आप आते ही उसे डांटने लगे। बिंग जाओ अपने कमरे में जाओ, जाकर आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। बिंग जब ये सुनता है तो अपनी नज़र नीचे कर लेता है और हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चुपचाप अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। जियांग चंग कहता है, ये थोड़ा बदला बदला नज़र नहीं आ रहा? मैडम यू कहती है, हाँ पहले से काफ़ी बदला हुआ नज़र आ रहा है, कुछ हुआ है क्या? जियांग चंग कहता है, पता नहीं, मुझे जाकर उसे पूछना होगा। ऐसा कहकर जियांग चंग जाने ही वाला था, लेकिन मैडम यू रोक देती है और कहती है, अभी नहीं, उसे पहले आराम करने दो, उसके बाद उसे परेशान करना। जियांग चंग उसके बाद कुछ नहीं कहता, बस अपना मुंह बनाकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके रात के डिनर का टाइम दिखाते हैं। बिंग, जियांग चंग, जियांग फेमिया और मैडम यू चारों बैठे हुए थे। जियांग फेमिया बिंग की तरफ देख रहा था जो इस वक्त खाने से खेल रहा था। जियांग फेमिया कहते हैं, बिंग तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बिंग कहता है, वो बाबा खाने का मन नहीं है। जियांग फेमिया कहते हैं, ऐसे कहने से नहीं होगा, अब बैठे हो तो खाना ही पड़ेगा, खाओ उसे। ऐसा कहकर जियांग फेमिया बिंग की तरफ देख रहे थे। बिंग चुपचाप खाने लगता है। जियांग फेमिया कहते हैं, तुम्हें पता है ना 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है? बिंग हाँ में सर हिला देता है और कुछ भी नहीं कहता। जियांग फेमिया कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी किसके साथ होने वाली है? बिंग ना में सर हिला देता है और कहता है, नहीं। तभी मैडम यू बिंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारी शादी म्यान म्यान से होने वाली है। बिंग एक नज़र मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, म्यान म्यान? मैडम यू मुस्कुरा देती है और कहती है, लैंडिंग की राजकुमारी, उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारे रिश्ता जिन गोंगसान खुद लेकर आए थे और हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे। वो चाहते हैं कि हमारी रिश्तेदारी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। यानी उनके घर की ओमेगा बन चुकी है, तो वो चाहते हैं कि उनके घर का ओमेगा हमारे घर का ओमेगा बन जाए। बिंग आगे कुछ भी नहीं कहता। जियांग चंग तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जैसे ही बिंग की नज़र जियांग चंग पर पड़ती है तो बिंग कहता है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? जियांग चंग कहता है, मैं नहीं मुस्कुरा रहा। बिंग कहता है, मैंने अभी देखा तुम मुस्कुरा रहे थे, तुम्हें मेरी हालत पर हंसी आ रही है। जियांग चंग कहता है, आएगी तो, क्योंकि तुम्हें कंट्रोल करने वाली जो आ रही है। बिंग जब ये सुनता है तो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बिंग सीधे अपने रूम की तरफ निकल जाता है। मैडम यू, जियांग फेमिया और जियांग चंग तीनों ही हैरान हो जाते हैं। अगर और कोई दिन होता तो बिंग और भी ज़्यादा हंसी मजाक करता, लेकिन अचानक से उसका मूड ऐसा कैसे चेंज हो गया? अचानक से वो सीरियस कैसे हो गया? ये सोचकर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उधर बिंग अपने रूम में आता है तो उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे किस बात पर गुस्सा आ रहा है। बार बार बांग जी का फेस उसके सामने आ जा रहा था और बिंग हैरान हो जा रहा था और कहता है, बार बार उस लैंजन का फेस मेरे सामने क्यों आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे उसकी याद क्यों आ रही है? इस वक्त वो क्या कर रहा होगा? वो अपने घर पहुंच गया होगा या फिर से इधर उधर भटक रहा होगा? समझ में नहीं आ रहा, कैसे पता लगाऊं? ये सोचकर बिंग बेड पर बैठ जाता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी लैंड क्लैन पहुंच चुका था। जैसे ही वांग जी लैंड क्लैन के मुख्य द्वार पर खड़ा होता है तभी एक डिसिपल वांग जी को देख लेता है। वो जल्दी से जाकर लैंड सिचन को बता देता है कि लैंड वांग जी वापस आ चुके हैं। लैंड सिचन जब ये सुनते हैं तो जल्दी से वांग जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम वापस आ गए? वांग जी हाँ में सर हिला देता है। तभी वहाँ पर लैंड क्लैन भी आ जाते हैं और कहते हैं, तुम इस तरह से बिना बताए कैसे जा सकते हो? वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है, अंकल वो बात यह है कि। तभी लैंड सिचन कहते हैं, अंकल अभी तो वांग जी लौट कर आया है और आप इस तरह से उससे गुस्सा कर रहे हैं। लैंड क्लैन कहते हैं, वो इस तरह से बिना बताए लैंड क्लैन को छोड़कर चला गया था और अब वापस आया है। उसके बाद लैंड क्लैन गुस्से से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुमने गलती की है और तुम्हें पता है ना हमारे क्लैन में गलती करने की पनिशमेंट होती है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, अंकल मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। लैंड क्लैन कहते हैं, पनिशमेंट तो मैं ज़रूर दूंगा। अभी इसी वक्त तुम जाकर वॉल ऑफ रूल्स के सामने घुटनों के बल बैठ जाओ। डिसिपल आकर अभी तुम्हें 50 कोड़े मारेंगे। वांग जी जब ये सुनता है तो हमें सर हिला देता है और चुपचाप वॉल ऑफ रूल्स के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। कुछ ही देर में एक डिसिपल आता है और वांग जी की पीठ पर कोड़े मारना स्टार्ट कर देता है। लैंड सिचन जब ये देखते हैं तो लैंड क्लैन से कहते हैं, अंकल वो अभी लौटा था और आप अभी उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, बाद में दे देते। लैंड क्लैन कहता है, ये ज़रूरी था। ऐसा कहकर लैंड क्लैन वहाँ से चले जाते हैं। लैंड सिचन वहीं पर खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद वांग जी का पनिशमेंट लेना हो जाता है। लैंड सिचन जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और उसे अपने कंधे का सहारा देते हैं और कहते हैं, चलो
मैं तुम्हें तुम्हारी जिंसी तक लेकर जाता हूँ। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। लेंसिजन वांग जी को लेकर जिंसी में पहुँच जाते हैं और उसे बेड पर बैठा देते हैं और कहते हैं, वांग जी इतने दिन तुम कहाँ थे? मुझे लगा तुम कोई खोज खबर दोगे, लेकिन तुमने एक भी मैसेज नहीं भेजा। वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है, गगा वो मैं एक्चुअली मैं अपने दोस्त के साथ था। लेंसिजन जब ये सुनते तो हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, वांग जी दोस्त? लेकिन जितना मुझे पता है तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। तुमने आज तक कभी दोस्त बनाया है नहीं, हमेशा अकेले रहना पसंद करते हो। अचानक से ये दोस्त कहाँ से पैदा हो गया? वांग जी जैसे ही ये सुनता है अचानक से उसके सामने विहिंग का फेस आ जाता है। वांग जी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेंसिजन वांग जी को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, वांग जी कुछ हुआ है क्या? वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। लेंसिजन कहते हैं, तुम्हारे उस दोस्त का नाम क्या है? वांग जी कहता है, गगा वो। ऐसा कहकर वांग जी अचानक से चुप हो जाता है। लेंसिजन समझ गए थे कि वांग जी उसका नाम नहीं बताना चाहता, इसलिए लेंसिजन कुछ भी नहीं कहते और कहते हैं, तुम आराम करो, मैं अभी हीलर को तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुम्हारे पीठ पे काफ़ी चोट लग चुकी है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और चुप ही रहता है। लेंसिजन उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेंसिजन के वहाँ से जाने के बाद वांग जी फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी के सामने फिर से विहिंग का फेस आ जाता है। वांग जी अपनी आंखें जल्दी से खोलता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे बार बार उसका चेहरा मुझे क्यों नज़र आ रहा है? वांग जी अपने मन में सोचता है, क्या वो सही तो होगा ना? क्या वो सलामत अपने घर पहुँच गया होगा? वैसे भी हमेशा अपने ऊपर मुसीबत ही लेकर आता है, किसी मुसीबत में तो नहीं फंस चुका होगा ना? मुझे उसके क्लैन में जाकर उसे छोड़कर आना चाहिए था। इस तरह से बीच रास्ते पे छोड़ना अच्छी बात नहीं थी। पता नहीं वो सही सलामत होगा कि नहीं। ये सोचकर वांग जी अपना हेडसेट करता है और कहता है, वो एक अल्फा है, वो अपना ख्याल रख सकता है, मैं उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? ऐसा कहकर वांग जी खुद को ही कर्ज करता है और कहता है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कहकर वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। विहिंग और वांग जी की लाइफ नॉर्मल तो हो चुकी थी, बस कहने के लिए। वांग जी अपने सारे काम किया करता था, रूल के हिसाब से चला करता था, लेकिन उसे हमेशा विहिंग की याद आया करती थी। एक दिन वांग जी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और किताब पढ़ रहा था। तभी लेंसिजन वहाँ आ जाते हैं और वांग जी को घूर घूर कर देखने लगते हैं, लेकिन वांग जी का ध्यान तो कहीं और ही था, इसलिए वांग जी को एहसास ही नहीं होता कि लेंसिजन उसके पास आकर बैठा हुआ है। लेंसिजन काफ़ी देर तक वांग जी की तरफ देखते हैं और उसके बाद कहते हैं, वांग जी क्या सब कुछ ठीक है ना? वांग जी जैसे ही अपने गगा की आवाज़ सुनता है तो उनकी तरफ देखता है और कहता है, गगा सब कुछ ठीक है। लेंसिजन कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता, तुम कहाँ खोए हुए रहते हो? आजकल तुम्हारा चेहरा मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, कुछ हुआ है क्या जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? वांग जी नाम में सर हिला देता है और कहता, कुछ भी नहीं गगा वो। ऐसा कहकर वांग जी अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है। लेंसिजन हल्के से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा ध्यान किसी भी काम में नहीं लग रहा है ना? देखो ना, तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुमने तो एक ही चैप्टर को खोल रखा है और वो भी किताब को उल्टा कर रखा है। वांग जी जैसे ही ये देखता है जल्दी से किताब को लेता है और सीधा करके बंद कर देता है और लेंसिजन की तरफ देखने लगता है। लेंसिजन फिर से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा गगा हूँ, मुझे तो बताओगे ना क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? वांग जी कहता है, वो एक्चुअली मैं गगा। ऐसा कहकर वांग जी हिचकिचा रहा था। लेंसिजन कहते हैं, तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है? वांग जी हैरान होकर लेंसिजन की तरफ देखता है और कहता है, उसकी याद आ रही है। लेंसिजन कहते हैं, याद आ रही है तो जाकर उससे मिल कर आ जाओ। वांग जी कहता है, नहीं मिल सकता। लेंसिजन कहते हैं, क्यों नहीं मिल सकता? और वैसे तुमने अपने उस दोस्त का नाम मुझे तो नहीं बताया, क्या नाम है उसका? वांग जी लेंसिजन की तरफ देखता है और कहता है, उसका नाम विभूषण है, सब उसे विहिंग कहकर बुलाते हैं। लेंसिजन जैसे ही ये नाम सुनते हैं तो कहते हैं, जियांग विभूषण? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, लेंसिजन कहते हैं, अच्छा वो तो एक अल्फा है ना? वांग जी फिर से हाँ में सर हिला देता है। लेंसिजन कहते हैं, वांग जी वो तो एक अल्फा है और तुम्हें उसकी याद आ रही है, इसका मतलब? वांग जी अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। लेंसिजन जब ये देखते हैं तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है ना तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वो गलत है? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता, गगा मुझे पता है, लेकिन नहीं क्यों मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ। हर वक्त उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, उसका हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है मुझे। लेंसिजन हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, दो अल्फा के बीच में प्यार, ये तो फॉरबिडन है। एक अल्फा का दूसरे अल्फा को प्यार करना ये गलत है, फॉरबिडन है और हमारे रूल के खिलाफ भी है। तुम तो ये बात अच्छे से जानते हो ना वांग जी, तुम तो हमसे भी ज़्यादा रूल फॉलो करते हो। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ गगा मुझे पता है, लेकिन सच में मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी लेंसिजन की तरफ देखने लगता है। वांग जी की आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। लेंसिजन कहता है, वांग जी अंकल नहीं मानेंगे। वांग जी कहता, मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक बार अंकल से बात करने की। वांग जी की बात सुनने के बाद लेंसिजन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वो भी तुम्हें
वांग जी कहता है मुझे नहीं पता वो मुझे पसंद करता है कि नहीं, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे अपने पर रखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी लैन सिचन को देखने लगता है। लैन सिचन कहते हैं वांग जी तुम्हें उसके दिल के बारे में नहीं पता है, वो तुम्हें पसंद करता है कि नहीं पता है, और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ यहाँ आकर रहे। पहले तो हमारे एल्डर्स और अंकल नहीं मानेंगे, और उसकी फैमिली को भी तो मानना होगा ना। वांग जी कहता है पहले अंकल को तो मना लूँ। लैन सिचन कहते हैं कोशिश करके देख लो, जहाँ तक मुझे लग रहा है अंकल नहीं मानेंगे। वांग जी कहता है मुझे पता है गगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। उसके बाद लैन सिचन कुछ भी नहीं कहते हैं। इधर हम जियांग क्लैन का सीन देखते हैं। बिंग जब से लौट कर आया था एकदम चुपचाप हो गया था। वो ज़्यादातर किसी से बातें नहीं करता था, बस अपने रूम में ही पड़ा रहता था। एक दिन तो जियांग चंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। जियांग चंग सीधे बिंग के रूम में आता है और कहता है तुम्हें हुआ क्या है, मुझे बताओगे ज़रा। बिंग जियांग चंग को घूर कर देखता है और कहता है क्या हुआ, तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो। जियांग चंग कह रहा मैं चिल्ला रहा हूँ, तुमने खुद को देखा है जब से तुम लौट कर आए हो बिल्कुल शांत हो गए हो। तुम अब कोई शैतानी भी नहीं करते हो, किसी को परेशान भी नहीं करते हो, यहाँ तक कि तुमने मुझसे लड़ना भी बंद कर दिया है। विहिंग जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है जियांग चंग तुम चाहते क्या हो, मैं तुमसे लड़ूं, तुमसे बहस करूं। जियांग हाँ मैं चाहता हूँ तुम मुझसे लड़ो, मुझसे बहस करो, हर वक्त मुझसे लड़ते रहो, लेकिन जब से तुम आए हो तुम बिल्कुल बदल गए हो, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विहिंग कहता है मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ जियांग चंग। जियांग चंग कहता है मुझे अच्छे से पता है तुम ऐसे नहीं थे। क्या हुआ इन 3-4 हफ्तों में जब तुम यहाँ से गायब हुए थे, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? अगर तुम माँ बाबा को नहीं बता पा रहे हो तो मुझे बता दो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना, भले ही छोटा हूँ लेकिन तुम्हारे दिल की बात समझने की कोशिश तो करूँगा। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जियांग चंग। जियांग चंग कहता है तुम इस शादी से परेशान हो। विंग एक बार घूर कर जियांग चंग की तरफ देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। जियांग चंग जल्दी से आकर विंग के पास बैठ जाता है और कहता है अगर तुम सच में ये शादी नहीं करना चाहते तो मैं माँ बाबा को मना कर देता हूँ इस रिश्ते के लिए। विंग कहता है हाँ कर सकते हैं तो कर दो, मैं सच में शादी नहीं करना चाहता जियांग चंग। जियांग चंग कहता है लेकिन विंग वहाँ हमारी सीजे है, तुम्हें पता है ना, एक बार तुम सगाई से भाग गए हो और अब अगर अचानक शादी। विंग कहता है पता नहीं जियांग चंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह अचानक शादी करना। जियांग चंग कहता है शादी कर लो विंग। विंग कहता है अभी तो तुमने कहा था कि तुम मेरी शादी रुकवा दोगे और अब कह रहे हो शादी कर लो। जियांग चंग उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक मेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि बेनकिंग ने खुद कहा है कि पहले तुम्हारे बड़े भाई की शादी दो उसके बाद मैं शादी करूँगी। विंग कहता है ये बेनकिंग का दिमाग खराब है क्या? जियांग चंग कहता है हाँ वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचती है पागल कहीं की। विंग जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन अचानक से विंग की फेस की स्माइल गायब हो जाती है। विंग जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखता है और वॉशरूम की तरफ भागता है और वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। जियांग चंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से विंग के पास आता है और उसके बैग को थपथपाने लगता है। कुछ देर बाद विंग अपने मुंह हाथ को धोकर बाहर आता है। जियांग चंग कहता है क्या हुआ अचानक से ये वॉमिटिंग? विंग कहता है वो कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं ढंग से खा पी नहीं रहा हूँ इसलिए वॉमिटिंग हो गई। जियांग चंग कहता है विंग कुछ तो हुआ है ना, तुम मुझे बताओ ना। विंग कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, बस एक सफ़र का थकावट है जो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जियांग कहता है मुझे तुम्हारी चिंता होती है विंग, तुम मेरे भाई हो। विंग कहता है हाँ मुझे पता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जियांग चंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है तुम हमेशा बड़े भाई क्यों बनोगे, मैं बड़ा भाई बनूंगा, तुम बस 10 मिनट ही तो बड़े हो। विंग कहता है 10 मिनट का बड़ा होता है, मैं तुमसे 10 मिनट पहले आया हूँ इस दुनिया में, तुम्हें पता है ना। जियांग चंग कहता है हाँ मुझे पता है, तुम 10 मिनट पहले आए हो और मैं 10 मिनट बाद में। उसके बाद विंग और जियांग चंग में फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी मैडम यू वहाँ आ जाती है। मैडम यू उन दोनों को घूर घूर कर देखती है और कहती है तुम दोनों क्या छोटे बच्चे हो जो छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो, एक इस क्लैन का राजा है और दूसरा इस क्लैन का राजकुमार, अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, थोड़ी सी तो बड़े बड़ी हरकत क्या करो। जियांग चंग कहता माँ इसने शुरू किया था। विंग कहता है तुम मेरे कमरे में आए हो, तुमने बहस स्टार्ट की थी, मैं तो अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था। जियांग चंग कहता वही तो, तुम अपने रूम में चुपचाप बैठे ही क्यों हो, तुम पहले की तरह हंस खेलते क्यों नहीं हो। मैडम यू विंग के पास आती है और विंग को ध्यान से देखने लगती है, उसका फेस थोड़ा सा पेल नज़र आ रहा था। मैडम यू कहती विंग बेटा क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? विंग जब ये सुनता है तो कहता नहीं माँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग चंग कहता है नहीं माँ अभी इसने वॉमिटिंग की थी। मैडम यू जब ये सुनती है तो घूर कर विंग की तरफ देखती है और कहती है तुम कल रात फिर से घर से भाग गए थे ना। विंग कहता है नहीं माँ। मैडम यू विंग के कान को पकड़ कर खींच देती है और कहती है मुझे अच्छे से पता है तुम हर रात यहाँ से भाग जाते हो और स्ट्रीट फूड खाने लगते हो, जरूर तुम रात को चोरी करके स्ट्रीट फूड खाया होगा तभी तुम्हारा पेट खराब है। विंग कुछ कहने ही जा रहा था, जियांग चंग कहता माँ और जोर के खींचो। मैडम यू गुस्से से जियांग चंग की तरफ देखती है और कहती है तुम इसके भाई हो या दुश्मन। जियांग चंग विंग को घूर कर देखता है और कहता है मैं दोनों हूँ।
इसका दुश्मन भी और इसका भाई भी। विंग जब ये सुनता है तो मैडम यू की तरफ देखता है और रोनी सी सूरत बना लेता है और कहता है माँ इसने काफ़ी देर से मुझे परेशान कर रखा है और तब से मुझसे बहस किया जा रहा है, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर विंग अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, उसके बाद वो बेड पर बैठ जाता है और मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है तब से इसने परेशान कर रखा है, इसे मेरे रूम से बाहर निकालो। मैडम यू जियांग चैंग की तरफ देखती है और कहती है जियांग रूम से बाहर निकलो। जियांग चैंग कहता है मैंने क्या किया? विंग कहता है तुम ही तो कर रहे हो, तब से मुझे परेशान कर रहे हो, मैं चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था ना, मुझे तंग करने कौन आया? तुम ही तो आए हो ना। मैडम यूँ घूर कर जियांग चैंग की तरफ देखती है और कहती है जाओ इसके रूम से बाहर निकलो। जियांग चैंग कहता है माँ ये गलत बात है, आप हमेशा विंग की साइड क्यों लेती हो? क्यों? मैडम यूँ विंग की तरफ देखती है और प्यार से उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है क्योंकि ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है। जियांग चैंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। जियांग चैंग के वहाँ से जाते ही मैडम यू और विंग दोनों ही जोर जोर के हंसने लगते हैं। मैडम यू प्यार से विंग के सर पर हाथ चलाती है और कहती है बेटा तुम आराम करो, तुम्हारा फेस सच में पेल नजर आ रहा है, मैं हीलर को भेजती हूँ। ऐसा कहकर मैडम यू जाने लगती है। विंग जल्दी से मैडम यू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है माँ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ देर में ठीक हो जाऊँगा। मैडम यू जब ये सुनती है तो कहती है सच में तुम ठीक तो हो ना? विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, बस एक ही और 2 बार ही तो वॉमिटिंग की है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए आप भी आराम कीजिए। ऐसा कहकर विंग मैडम यू को अपने रूम से बाहर भेज देता है और अपने बेड पर आकर ले जाता है। विंग जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है अचानक से वांग जी का फेस उसके सामने आ जाता है। विंग उठकर बैठ जाता है और कहता है मैं कितना इसके बारे में ना सोचूं, लेंजन हमेशा मेरी आंखों के सामने क्यों आ जाता है, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं उसे जितना भूलना चाहता हूँ वो मुझे उतना ही याद क्यों आ रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके 2 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। इस वक्त डिनर टाइम था। जियांग फेमिया, जियांग चैंग, मैडम यू और विंग चारों बैठकर अपना डिनर कर रहे थे, लेकिन विंग तो बस खाने से खेल रहा था, उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। जियांग फेमिया कुछ दिनों से विंग पर नज़र रख रहे थे और कहते विंग क्या हुआ, तुम खाना खा क्यों नहीं रहे हो? विंग जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता बाबा वो मेरा मन नहीं है। मैडम यू तभी कहती है हाँ मन नहीं है, लेकिन रात को घर से गायब हो जाएगा और स्ट्रीट फूड खाएगा, तभी पेट खराब हो जाता है इसकी तबीयत खराब रहती है आजकल। जियांग फेमिया जब ये सुनते हैं तो हैरान होकर विंग की तरफ देखते हैं और कहते क्या सच्ची? विंग कहते नहीं बाबा मैं कई दिनों से गया ही नहीं हूँ बाहर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी अचानक से तबीयत क्यों खराब है। जियांग फेमिया विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुमने हीलर को दिखाया? विंग कहता नहीं बाबा वो मैं अगर कल भी तबीयत खराब रही तो कल दिखा दूंगा, आज रहने दीजिए। ऐसा कहकर विंग उठ जाता है। मैडम यू जब ये देखती है तो कहती है तुमने अपना खाना नहीं खाया? विंग कहता है मुझे भूख नहीं है माँ, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है, ये खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ऐसा कहकर विंग 1-2 कदम चला ही था, अचानक से उसका सर घूमने लगता है, वो अपने सर को पकड़ लेता है। जियांग चैंग जब ये देखता है तो जल्दी से खड़ा हो जाता है और विंग को पकड़ लेता है। विंग वहीं पर बेहोश होकर गिर चुका था। इस वक्त विंग जियांग चैंग की बाहों में था। जियांग फेमिया और मैडम यू जब ये देखते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं और वो भी जल्दी से खड़े हो जाते हैं। जियांग चैंग जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टार में कैरी करता है और उसे सीधे उसके रूम में लेकर आ जाता है। मैडम यू एक सर्वेंट को भेजकर हीलर को बुलवा लेती है। हीलर आकर विंग को चेक करने लगता है। काफ़ी देर हो चुकी होती है लेकिन हीलर विंग के रूम से बाहर ही नहीं आता। मैडम यू, जियांग चैंग और जियांग फेमिया तीनों ही विंग के रूम के बाहर खड़े थे और परेशान हो रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद हीलर रूम से बाहर निकलता है। जियांग फेमिया जल्दी से हीलर के पास जाता है और कहता मेरा बेटा कैसा है, उसे क्या हुआ है, अचानक से वो इस तरह से बेहोश हो गया। हीलर अपनी नज़र नीचे कर लेता और कहता है कुलप्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ। जियांग फेमिया जब ये सुनते हैं तो कहते हैं क्या हुआ है मेरे बेटे को? हीलर कहते हैं वो एक्चुअली में जब हम उन्हें चेक कर रहे थे तो उनकी नाड़ी में एक और नाड़ी, इसका मतलब ये है कि वो प्रेग्नेंट है। जियांग फेमिया, मैडम यू और जियांग चैंग जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और हीलर की तरफ देखने लगते हैं। जियांग फेमिया तो गुस्से से हीलर की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो, मेरा बेटा एक अल्फ़ा है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? हीलर कहता है हमने कई बार चेक किया है, वो प्रेग्नेंट है, वो भी 2 वीक्स। जियांग चैंग तो हैरान हो जाता है और कहता है 2 वीक्स पहले तो विंग यहाँ पर नहीं था। हीलर उन सब की तरफ देखता है और कहता है मुझे अभी ठीक से पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन जैसा लग रहा है कि वो 2 से 3 वीक प्रेग्नेंट है। और एक और बात, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको रेस्ट की सख्त से सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो उनका मिसकैरेज भी हो सकता है। उनकी बॉडी एक अल्फ़ा की है लेकिन वो फिर भी प्रेग्नेंट है, इसलिए रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। जियांग फेमिया अपने सर पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं विंग के साथ किसी ने गलत किया। जियांग चैंग तो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है और कहता है मैं उस इंसान को नहीं छोड़ने वाला जिसने मेरे भाई के साथ गलत किया है। मैडम यू कहती है चैंग शांत हो जाओ, पहले हमें विंग से बात करनी होगी, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी इस वक्त सोया हुआ था। अचानक से वांग जी की आंखें खुल जाती हैं और वांग जी उठकर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर की सांसें लेने लगता है। वांग जी ने कुछ ऐसा देखा था जिस वजह से वांग जी घबरा जाता है और कहता विंग तकलीफ़ें हैं, विंग को मेरी ज़रूरत है, मुझे विंग के पास जाना होगा,
मुझे अंकल से बात करनी होगी, अभी इसी वक्त बात करनी होगी, मुझे भीम को अपने पास लेकर आना है। ऐसा कहकर वांग जी तुरंत अपने रूम से बाहर निकल जाता है। लेनकुरन इस वक्त सो चुके थे, लेकिन वांग जी उनके रूम के पास जाकर उनके दरवाजे पर नॉक करना स्टार्ट कर देता है। लेनकुरन अचानक से उठकर बैठ जाते और कहते इस वक्त इतनी रात को कौन आया होगा। लेनकुरन जल्दी से दरवाजा ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वांग जी उनके सामने खड़ा है। वांग जी को इस तरह से देखकर लेनकुरन हैरान हो जाते हैं और कहते वांग जी तुम इस वक्त यहाँ, तुम्हें पता है ना इतनी रात को अपने रूम से बाहर नहीं निकलते। वांग जी कहते अंकल मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेनकुरन जब ये सुनते हैं तो कहते ठीक है अंदर आ जाओ। वांग जी जल्दी से लेनकुरन के रूम के अंदर आ जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। लेनकुरन हैरान हो जाते हैं और कहते वांग जी ये सब क्या है। वांग जी कहते मैं किसी को पसंद करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। लेनकुरन जब ये सुनते हैं तो उनके फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वांग जी ऐसी बातें करेगा लेनकुरन ने कभी सोचा नहीं था। लेनकुरन मुस्कुरा देती है और कहते हैं सच में तुम शादी करना चाहते हो। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता हाँ मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, उसे यहाँ लेकर आना चाहता हूँ। लेनकुरन कहते हैं कौन है वो ओमेगा। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है वो ओमेगा नहीं है। लेनकुरन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर क्या वो बीटा है। वांग जी कहता है नहीं, ना वो ओमेगा है और ना वो बीटा है। लेनकुरन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब वो एक अल्फ़ा है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता हाँ वो एक अल्फ़ा है, उसका नाम विभूषण है। लेनकुरन कहते हैं जियांग विभूषण। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता हाँ मैं जियांग विभूषण को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेनकुरन तो गुस्से से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है ना एक अल्फ़ा दूसरे अल्फ़ा से शादी नहीं कर सकता, ये फोरबिडन है। तुम चाहते हो कि उस अल्फ़ा से मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है अंकल मैं उसे पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेनकुरन गुस्से से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी ये कभी नहीं हो सकता, एक अल्फ़ा की शादी दूसरे अल्फ़ा से कभी नहीं हो सकती, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है और हमारे एल्डर्स वो तो कभी न मानेंगे ही नहीं। वांग जी कहता है अंकल लेकिन आप तो मान जाइए। लेनकुरन कहते हैं मैं भी उन्हीं एल्डर्स में से आता हूँ, मैं इस रिश्ते को नहीं मान सकता और तुमने हमारे क्लैन का रूल तोड़ा है, तुम्हें पता है ना वांग जी यहाँ गलती करने की पनिशमेंट होती है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है मैं हर तरह का पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ अंकल, लेकिन मैं भीम से शादी करना चाहता हूँ। लेनकुरन कहते हैं लेकिन तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं होगी और तुम्हें अभी इसी वक्त पनिशमेंट हॉल जाना होगा और अपना पनिशमेंट लेना होगा। वांग जी कहते हैं अंकल प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करिए। लेनकुरन पीछे मुंह करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बहुत हो गया, अभी इसी वक्त पनिशमेंट हॉल जाओ और अपनी पनिशमेंट लो। ऐसा कहकर लेनकुरन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अभी भी घुटनों के बल ही बैठा रह जाता है। तो चलिए गाइस इसी मोमेंट के साथ मेरी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अब आगे क्या होगा उसके लिए नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कि आज 13 तारीख है और आज मेरी फ्रेंड रंजीता सिंह का बर्थडे है। ये स्टोरी मैं उसके बर्थडे के स्पेशल तौर पर लेकर आई हूँ। मैंने सोचा था कि आज ही इस स्टोरी को ख़त्म कर दूँगी, लेकिन ये स्टोरी लॉन्ग होती जा रही है और मुझे नहीं लगता कि ये आज ख़त्म होगा, इसलिए मुझे इसका एक और चैप्टर बनाना पड़ेगा जिसे मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। पहले मैं तो आफ्टर रिजेक्शन का लास्ट पार्ट लेकर आऊँगी, उसके बाद ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तब तक के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे ये स्टोरी का टॉपिक चैलेंज के तौर पर मिला था। मुझे ये चैलेंज निशा ने दिया था, जिनका यूट्यूब चैनल नाम है योर फोजेशी 2। उन्होंने मुझे टॉपिक चैलेंज दिया था जिसका नाम है अल्फाज फॉरबिडन मेट। तो मैंने 2 अल्फ़ाओं को लेकर स्टोरी बनाई है। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हाई बटन भी ऑन है तो प्लीज़ हाई भी कर देना। और एक और बात, मैं फिर से रंजीता को हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे रंजीता डियर। और मैं चाहती हूँ कि ये साल क्या आने वाले हर साल तुम्हारा खुशियों से भरा हो। तुम्हारे जन्मदिन पर बहुत 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 सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे सब्सक्राइबरों की तरफ से भी। सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल देना रंजीता को। और जाने से पहले एक बात जो मैं हर बार रिपीट करती हूँ, जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।